गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास स्टूडेंट्स की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में ओवरलैपिंग एंड इट्स क्राइटेरिया एंड इट्स टाइप्स इन पर डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने सीखा था कि द कवरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज द ओवरलैपिंग। वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि जब भी दो एटम्स में बॉन्डिंग होती है तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और एक दूसरे से जब कवरिंग की जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के जो न्यूक्लियाई हैं उनको अट्रैक्ट करके रखता है। इसी के साथ हमने ये देखा था कि जो ओवरलैपिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्बिटल दोज पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरलैपिंग, हमने ये देखा था वो जो ऑर्बिटल है उनके बेस पर एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। जैसा कि कल बात की थी कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एक्चुअल में एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, इसीलिए वो ऑलवेज हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा H2 मॉलिक्यूल को इससे एक्सप्लेन किया गया है एसएस ऑर्बिटल को। तो हमको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। तो एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैपिंग होगी तो उसमें दोनों ही हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इस टाइप की ओवरलैपिंग को एसएस ओवरलैपिंग कहा जाएगा। और याद रखने की बात यह है कि एक्चुअल में जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए ऑलवेज वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, जिससे कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो बॉन्ड्स हैं अभी हम पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग होता है वो ऑर्बिटल्स के बीच होता है, ये सही बात है, लेकिन ऑर्बिटल कौन से उस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेस पर 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, जब दो ऑर्बिटल के जो एक्सेस हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, जैसे रेल की 2 पटरी आपस में साथ में चली जा रही हों, तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है उससे जाकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। याद रखने वाली बात यह है कि नाउ द सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रोंग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। हमें इस चीज़ को यहाँ जानने की कोशिश करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। Why the sigma bond is stronger as compared to the pi bond? So we know that in case of sigma bond, the sigma bond formed by the head-on overlapping, जो sigma bond है वो head-on overlapping से बनता है, और जब head-on overlapping होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ठीक है, और वो परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। इसकी वजह से जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का वो बढ़ जाता है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में आ जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्ट्रांगली हमारे न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे कि जो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। अगर वही बात हम पाई बॉन्डिंग की करें, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बनेगा, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो जो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है, क्राइटेरिया है, जो कवरिंग एरिया है वो अधिक नहीं होता, जिससे कि
उनके बीच दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा नहीं आ पाता है, वो बहुत कम कवर करते हैं एक दूसरे को, तो इस कंडीशन में जाकर के जो पाई बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड है। अब हम जानने की कोशिश करें कि इसमें लिखा हुआ क्या है। लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए, थोड़ा वक्त निकालिए पढ़ने के लिए, आपके वेलफेयर की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि 11th क्लास अगर हम सीरियसली लेते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। इन फ्यूचर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप लाइटली ले रहे हो, फ्यूचर में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए टेक केयर, थोड़ा सा ईमानदारी से आप पढ़िए, समझिए, जानिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट। क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, अगर हम अपनी बुंदेलखंडी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करें तो हेड ऑन जो रहेगा, एक जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो लोग आपस में एक दूसरे से अगर टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो अपने सर से सर टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो वो एक पावरफुल स्ट्रेंथ में होगा। और जब केवल साइडें टकरा रही हैं, आप अपने हाथ से एक दूसरे के हाथ मार रहे हो ऐसे ऐसे साइडों में, इट में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उसमें ओवरलैपिंग जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा नहीं होगा। कहा गया इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट, हेंस इट इज स्ट्रोंगर as compared to the pi bond where the extent of overlapping occur to the smaller extent। हमने अभी आपको दोहराया कि जो सिग्मा बॉन्ड है एक्चुअल में वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जिसमें ओवरलैपिंग का जो क्राइटेरिया है, विस्तार है, एक्सटेंट है, वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा उसमें एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को कवर करके रखता है, ठीक है। ग्रेटर एक्सटेंट होता है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग और इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग में। जबकि अगर वहीं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करें तो वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कवरिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती, इसलिए वहाँ पर एक्सटेंट भी कम होता है, और इस केस में वहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है। आगे क्या कहा गया, पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म्ड in addition to a sigma bond it is always present in the molecules containing multiple bond। मतलब ये कहा गया अगर दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। दैट मीन जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और जहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की जाए, इट मीन द 2 और 3 बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स, जब दो एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं जिसको कि हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं, तो जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उस मल्टीपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद फिर बारी पाई बॉन्ड की आती है। क्या लिखा है एक बार फिर पढ़ें। लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म इन एडिशन टू ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि पहला बना हुआ बॉन्ड ऑलवेज होता है, क्योंकि पहला जो बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होगी तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सो इन केस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म इन एडिशन टू ए सिग्मा बॉन्ड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमेशा एक ऐसे मॉलिक्यूल में होगा जहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग, दैट मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई है, और जब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई है। तो इसलिए पाई की बारी तभी आएगी जब एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे, दैट मीन मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड तो ऑलवेज सिग्मा होगा, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब जाके पाई बॉन्ड का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आज हमने ये सीख लिया कि why the pi bond is weaker as compared to the sigma bond due to its extent. In case of head-on overlapping, after head-on overlapping we know that the sigma bond is formed. So in case of sigma bond formation, the overlapping criteria between the two atomic orbitals, that means the extent of overlapping is stronger or higher as compared to the
साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसमें जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया का जो एक्सटेंट है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट है, वो स्मॉलर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कम आते हैं न्यूक्लियस के बीच में। क्योंकि ध्यान रखिए कि बॉन्ड क्या है एक्चुअल में, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। तो वो अट्रैक्शन क्रिएट करता कौन है, दो एटम्स के बीच में जब वो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाते हैं तब जा कर के वो हमारे न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करता है। तो वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट बांध के रखता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम एकदम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, याद रखना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम अगर इसको हर बार इसी अंदाज में समझाते हैं कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और ध्यान से समझा और टाइम दिया, साथ में एनसीईआरटी बुक भी देखा, हमने जो पढ़ाया उसको भी आपने समझा देखा, तो उस कंडीशन में आपको ये हाइब्रिडाइजेशन लगेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने केयर नहीं की, आपने इसको लेजीनेस के साथ पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, तो आपको ये हड़बड़ाइजेशन लगेगा, मतलब आपको क्लियर नहीं होगा। सो बी टेक केयर। ठीक है, केयरफुली आप देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं वीडियो में, और इसके साथ ही आप एनसीईआरटी बुक की हेल्प लीजिए। तो देखिएगा, समझिए, हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में पहले अगर हम बात की जाए, ये है किस लिए, काय के लिए आ गया ये हाइब्रिडाइजेशन, क्या रोल है इसका केमिस्ट्री में, और अगर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर के लिए अभी वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, जिसकी की लिमिटेशंस थी। हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पर भी डिस्कशन किया, जिसमें भी लिमिटेशंस थी। तो उनकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए में एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए। अब अगर हम बात करें आपसे कि सर क्या लिमिटेशंस थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम बात करेंगे आपसे वीबीटी में क्या प्रॉब्लम थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो देखिए हम आपको यहीं इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी, आप जानने की कोशिश करिए इसमें। सो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेना चाहेंगे। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई भी एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने कि उसके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। किसी भी एटम में बॉन्ड बनाने की, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बात कर रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने कि उसके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इसी पर ध्यान दिया जाए तो बेरिलियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 4 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, और इसका आउटर मोस्ट सेकंड है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2, दैट मीन ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब वीबीटी के अनुसार इसकी बैलेंसी 0 होना चाहिए, इसे कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। वहीं बात अगर हम बोरॉन की करें, जिसका कि एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 होगा। अब जब 2s2 है तो s में तो पेयर हो गया, और 2p1 है तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, 2p1 है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे एक बॉन्ड बनाना चाहिए। वहीं बात अगर हम कार्बन की करें, कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होगा। 1s में पेयर है, 2s में भी 2 हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी पेयर्ड है, और 2p में अगर 2 अनपेयर्ड 2p में 2 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से जो कार्बन है उसे भी 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो वीबीटी को मद्देनजर रखते हुए, वीबीटी को अगर कंसीडर करें तो फिर बेरिलियम को एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बोरॉन को केवल एक बॉन्ड बनाना चाहिए, और कार्बन को केवल 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल।
हम जानते हैं कि वीवीटी के अकॉर्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोई भी एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जिस तरह की उसके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमने जैसा कि देखा कि जो बेरिलियम है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, बोरॉन है वो एक बॉन्ड बनाता है, और कार्बन है उसे दो बॉन्ड बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीवीटी। लेकिन हम जानते हैं बेरिलियम BeCl2 मॉलिक्यूल बनाता है, बोरॉन Bf3 मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बन CH4 मॉलिक्यूल बनाता है। BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम यहाँ दो बॉन्ड बना रहा है, Bf3 की बात करें तो बोरॉन यहाँ तीन बॉन्ड बना रहा है, CH4 की बात करें तो कार्बन यहाँ चार बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अभी अभी तो वीवीटी ने ये समझाया था कि बेरिलियम को कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एवं कार्बन को सिर्फ दो बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जैसा कि आपके सामने है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ BeCl2, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ Bf3 और BCl3, एज वेल एज कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है इन केस ऑफ CH4, CCl4, CO2 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बस ये इस वीवीटी की लिमिटेशन थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि वीवीटी के अकॉर्डिंग BeCl2 नहीं बनना चाहिए, Bf3 मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट होते हैं, तीनों मॉलिक्यूल बनते हैं, तीनों ही स्टेबल मॉलिक्यूल हैं। बस अब हम मुद्दे की बात करें, यही लिमिटेशन थी वीवीटी की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसीलिए हम इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वीवीटी की इसी लिमिटेशन को, इसी कमी को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि व्हाट आर द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी हाइब्रिडाइजेशन की। तो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में वीवीटी की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए लाया गया। और जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन कर पाने की स्टेबल क्षमता है, समझा पाएगा क्यों BeCl2 बनता है, क्यों Bf3 बनता है, क्यों CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं क्या कहा गया हाइब्रिडाइजेशन में। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में देखिए क्या है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारा PCl5 हो गया, CH4 हो गया, Bf3 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत से पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पाउलिंग इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्रिकल शेप को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरत हुआ उसे पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस किया और नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। According to him, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं और इक्वल नंबर में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. तो इसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से हमारे प्योर ऑर्बिटल हैं, S है, P है, PX है, PY है, PZ है, D ऑर्बिटल है, तो जैसे हमारे प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं जिस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक वैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी होता है। समझना आप ध्यान से। तो इन्होंने तो फिलहाल ये कहा पाउलिंग के अकॉर्डिंग टू हिम, देखेंगे क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम
the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbital known as hybrid orbitals। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो इक्वल नंबर में इक्विवेलेंट नए ऑर्बिटल्स का, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अभी भी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बना रहना चाहिए कि अगर VBT के अकॉर्डिंग BeCl2, BF3 और CH4 नहीं बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे हम समझा पाए कि ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बात करेंगे यहाँ डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को लेकर के। तो कहा गया हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। देखो एक्चुअल में जैसे हमने आपसे कहा कि किसी के भी बैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो कहा गया कि 2s के साथ साथ 2p के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू लिखा है redistribute that energy resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape। ठीक है, क्या कहा गया, क्या कहा गया इसमें, एक बार फिर से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ, कौन से ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी बहुत कम डिफरेंस होता है, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट। तो वो क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पुनः वितरण करते हैं देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी का, जिससे कि क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर हम आपको अपनी लैंग्वेज में इसको समझाएं तो क्या होता है, किसी भी एटम के अप्रोक्स सिमिलर एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड होकर के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उन न्यू ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। दे हैव द अप्रोक्स सिमिलर एनर्जी एंड सच फिनोमिना इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है और इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्या है, हम क्लास पढ़ाने को तो आपको 40 मिनट की भी पढ़ाएं, लेकिन आप इतना भी तो देख लो पहले। ठीक है, तो एक बार फिर से वही बात, NCERT बुक ज़रूर पढ़िए, प्रॉपर तरीके से समझिए क्या बताया गया, थोड़ा टाइम दीजिए क्लास को। ठीक है, और इसके साथ साथ आप NCERT बुक ज़रूर पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए। अभी जो फिर से कोरोना का एक अटैक सा जो पड़ रहा है, जैसे दिल्ली में आज प्रातः देखा गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तो ठंडी का मौसम है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होगी। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, सारी गाइडलाइंस का पालन करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अनुरोध कर चुके हैं बार बार। ठीक है, और अपने परिवार के लोगों को भी समझाइए, अच्छे मन लगा के पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।